जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के प्री टाइम बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्री टाइम बैच के अंतर्गत ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने इंडियन ज्योग्राफी की पूरे टॉपिक को 6 लेक्चर के अंतर्गत लेक्चर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसको कंप्लीट करने के पश्चात आज की क्लास से हम लोग अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। दो तीन बातों को समझिएगा। देखिए, हमने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा तो मैंने आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही बेसिक, बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ सके। और आप लोगों का फीडबैक इसके अकॉर्डिंग रहा था कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं। देखिए, एक बात मैं मानता हूं कि क्लासेस में पढ़ने को बहुत कुछ है। अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको बात बताऊं तो यहां पर मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 7 लेक्चर एक अपॉइंट किया कि इन 7 लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस सिर्फ 7 लेक्चर का बिल्कुल नहीं है। ये आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। लेकिन चूंकि दोस्तों हमारे पास एक टाइम का कंस्ट्रेंट है, हमारे पास एक टाइम की सीमा है, तो उस टाइम की बाउंड्री के अंतर्गत, समय सीमा के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस को रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्री टाइम बैच के अंतर्गत जितने भी स्टैंडर्ड एंड रिपीटेटिव टॉपिक्स होते हैं एग्जाम के, उन सभी टॉपिक्स पर मैं आप लोगों से लगातार डिस्कशन कर रहा हूं। हमारी अभी तक प्री टाइम बैच के अंतर्गत जितनी भी क्लासेस हुई, उन सभी क्लासेस के अंतर्गत मैंने आप लोगों से इसके अकॉर्डिंग ही वहां पर डिस्कस किया है और वो क्लासेस आप लोगों को समझ में आई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। दो तीन बातें समझिएगा। देखिए, प्री टाइम बैच जो हम लोग यहाँ पे क्लासेस करा रहे हैं, तो आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग दो तीन बातें और समझिए। देखिए, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, ठीक है, आपका टारगेट यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, दोनों एग्जाम का पैटर्न, दोनों एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो लगभग लगभग समान है। बहुत ज्यादा अंतर वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एग्जाम में आता है। अभी आपने देखा हो, रिसेंट में एक न्यूज भी आया था कि वर्ल्ड का जो सबसे स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट होता है, ठीक है, चैट जीपीटी इसका नाम है, और चैट जीपीटी ने भी यूपीएससी के जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके पीछे आप कोई भी लॉजिक दो, ठीक है, लेकिन वो चैट जीपीटी भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। तो आपका माइंड ह्यूमन माइंड है। बातों को समझना, आपने जब अपना टारगेट को इतना टफ ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, आपने अपने लक्ष्य को पहले से बहुत मजबूत बना के रखा है, आप भी चाहते तो आप भी कहते हैं यार हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमको आईएएस नहीं बनना है, हमको एक रिक्शा चला लेना है, मेरे जीवन उसी में खुश है, तो आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम अपने में बेहद टफ है, अपने में बेहद सबसे टफेस्ट एग्जाम है। तो आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस पूरी प्रिपरेशन फेज में, ठीक है, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स उत्पन्न होते हैं कि सर एग्जाम कैसे होगा, क्लियर होगा नहीं होगा, हम क्या करें, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। सही बात है, ये एक फेज है, इस फेज को उसी प्रकार से चलने दीजिए। और मैं बता रहा हूं कि ये जो लोड है, ये जो पूरा ड्यूरेशन है ना इस लाइफ साइकिल का आप लोगों का, इसको अगर आप लोग बहुत अच्छे से पार कर जाते हो तो जो आपके पास सामने जीवन आएगा ना, वो जीवन बहुत सुखमय जीवन होगा, ठीक है। यहां पर आपने वो अटल बिहारी वाजपेयी की एक पोयम सुना होगा, ठीक है, बाधाएं आती हैं आई, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, ठीक है, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देखो, प्री टाइम बैच के अंतर्गत यहां पर जो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं वो क्लासेस आप लोग पैरेलली करते रहिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, दो बात समझिएगा, बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं क्या सर प्री टाइम बैच के जो क्लासेस है वो अपने में एनफ है, इसके बाद हम लोग कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात समझना, अपने में एनफ कुछ चीज नहीं होती है, ठीक है। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपको और ज्यादा प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, दुनिया से आगे निकलने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आप टॉप 100 टॉप 1000 रैंक में शामिल हो पाओगे। तो आप लोग प्री टाइम बैच की क्लासेस करिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। इतना बेसिक नीड है, इतना अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों की बेसिक जो प्रिपरेशन है वो यहां पर कंप्लीट होती है। इतना सफिशिएंट होता है कि आप एग्जाम में जो नए प्रश्न बन करके आएंगे उनको आसानी से अटेम्प्ट कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक आप लोगों के लिए एक गाइडेंस था, बेसिक छोटी मोटी बातचीत थी जिसको मैंने आप लोगों से कहने का प्रयास किया। अब दो तीन बात समझना, आज की क्लास के अंतर्गत दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो करने वाले हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर सोलर सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है। हमारा जो सौर मंडल है उसको यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, सौर मंडल समझना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक टॉपिक और समझते हैं जो कि यहाँ पर उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है स्टार, जो हमारे तारे होते हैं ना, ठीक है, जो सूर्य है वो भी हमारे क्या है, एक तारा है। तो तारे का जन्म किस प्रकार से होता है, तारे का जो लाइफ साइकिल होती है वो किस प्रकार से होती है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मैं बहुत कम शब्दों में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें याद करना आसान है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार की बात मैं कर रहा हूं, तारों की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग भी हमारे क्या हो, तारे हो। हम लोग का एक ध्रुव बैच चलता है, ध्रुव बैच क्या है, ध्रुव तारा है, वहां पर हम लोग ध्रुव तारे क्रिएट करते हैं।
हम लोग चाहते हैं भाई कि जो आपके अंदर की लाइट है उस लाइट को हम लोग लेकर के बाहर आए, आप लोगों के अंदर का जो मोटिवेशन है उसको लेकर के बाहर आए, ताकि आप लोग एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर पाओ। तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार क्या, यहां से आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक काम आप लोग कर सकते हो पैरेलली चाहो तो, जो क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोग उसके नोट्स बनाते चलना, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं बना पा रहे हो तो इस स्क्रीन पर जो भी चीजें मैं लिखूंगा वो आप लोगों को मैं दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी वहां पर देख सकते हो। देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि एक स्टेलर नेबुला होता है, ठीक है, एक होता है आप लोगों का स्टेलर नेबुला, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। स्टेलर नेबुला जो होता है ये दरअसल होता क्या है कि ये हाइड्रोजन प्लस हीलियम के बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, किसके, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन के कारण से, गुरुत्वाकर्षण के कारण से ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादल एक जगह पर इकट्ठा होना प्रारंभ होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टेलर नेबुला। ये किसी भी तारे के जन्म का सबसे पहला फेज होता है, ठीक है, सबसे पहला फेज ये होता है आप लोगों का। और इसके बाद जो सेकंड फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रायो स्टार, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं इम्ब्रायो का मतलब होता है आप लोगों का भ्रूण, ठीक है, तो इसको हम लोग भ्रूण तारा भी कहते हैं, या फिर अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो भ्रूण तारा के साथ साथ इसको हम लोग आदि तारा भी कहते हैं, आदि तारा कहते हैं, ठीक है। तो भ्रूण तारा या फिर आदि तारा क्या होता है, तो ये जो हाइड्रोजन और हीलियम के बादल जो कि स्टेलर नेबुला में इकट्ठा हुए थे, ये ग्रेविटेशन के कारण से, गुरुत्वाकर्षण के कारण से और सिकुड़ना प्रारंभ होते हैं, तो आपका इम्ब्रायो स्टार यहां पर क्रिएट होता है, ठीक है, भ्रूण तारा या फिर आदि तारा यहां पर आप लोगों का क्रिएट होता है। और इसके बाद, ठीक है, इस भ्रूण तारे के बाद क्या होता है कि बहुत लंबे समय पीरियड बाद यहां पर आपका स्टार का बनना, तारों का बनना प्रारंभ होता है, ठीक है, तारों का बनना यहां पर आप लोगों का प्रारंभ होता है। और ये इस पूरे फेज में, ठीक है, इम्ब्रायो स्टार से स्टार बनने का जो पूरा फेज होता है इसमें अरबों वर्ष लगते हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग, छोटा मोटा समय नहीं लगता, ठीक है, यहां पर आप लोगों के पूरे अरबों वर्ष लगते हैं। और इस पूरे अरबों वर्ष में होता क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन परमाणु रहता है, जो एटम रहता है, वो हाइड्रोजन परमाणु आपका हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने के फेज में यहां पर जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं आप लोगों को बता दूं उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, आपने नाम सुना होगा फ्यूजन और फिजन का। तो यहां पर जो प्रक्रिया हो रही है इसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियर फिजन। तो ध्यान देना, मैंने आप लोगों को अभी 3 स्टेज बताया है तारे के जन्म का, मैंने आप लोगों को 3 स्टेज बताया। पहला होता है स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला है क्या भाई, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स हैं जो कि एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। इम्ब्रायो स्टार में क्या होता है, इसको हम लोग भ्रूण तारा या फिर आदि तारा भी कहते हैं, कि वहां पर जो हाइड्रोजन और हीलियम के बादल इकट्ठा हो रहे थे वो ग्रेविटेशन के कारण से और आपस में एकजुट पास आते हैं और सिकुड़ना प्रारंभ होते हैं, और उनकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ना प्रारंभ होती है। और इसके बाद करीब अरबों वर्षों में, मिलियन ईयर्स में क्या होता है कि स्टार का यहां पर जन्म होता है। और स्टार के जन्म की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आपके एटम्स रहते हैं वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब नाभिकीय संलयन होगा तो क्या होगा, यहां पर एनर्जी उत्पन्न होगी, यहां पर जो होगा ऊर्जा जो होगा वो ऊर्जा आप लोगों का उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया समझिएगा कि कैसे स्टेलर नेबुला, एम्ब्रायो स्टार और स्टार का यहां पर क्रिएशन होता है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि इसको आप लोग क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बात है, ठीक है। अब देखो भाई इसके बाद क्या होता है, जब स्टार बनता है तो यही स्टार आगे चल करके रेड जायंट, बहुत बड़े लाल तारे में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेड जायंट स्टार कहा जाता है या फिर लाल तारा कहते हैं हम लोग। इसमें होता क्या कि जो कोर एरिया होता है, इसको हम लोग क्रोड भी कहते हैं, उस क्रोड में आपकी हीलियम की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था। तो जब आपका हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा तो हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट होने से क्या होगा कि आगे चल करके यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है आईपैड हैंग कर रहा है, बट कोई इश्यू नहीं, ठीक है। हाँ देखिए यहां पर क्या हो कि यहां पर क्रोड में आप लोगों का हीलियम बनना यहां पर प्रारंभ हो जाता है। अब इस हीलियम बनने के पूरे फेज में बात समझना आप लोग, जब हीलियम बहुत बड़ी मात्रा में बनना प्रारंभ हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में बनकर इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां पे हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, कम होना प्रारंभ होगी। और इस कंडीशन में न्यूक्लियर फ्यूजन जो हो रहा था, ठीक है, जो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया हो रही थी वो क्या होगी, वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगी। और यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, अपने आप धीरे धीरे आगे चल करके स्टॉप हो जाता है। और अब क्रोड में ध्यान रखना, जो अंदर का भाग था तारे का, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप हो चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है, हीलियम की मात्रा बढ़ गई है। लेकिन तारे का जो बाहरी सरफेस होता है, उस बाहरी सरफेस पे क्या होता है कि वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रारंभ होता है।
और इस कारण से वहां का जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो लाल कलर का होता है, वो रेड कलर का होता है। और रेड कलर चूंकि बाहरी भाग पर होता है तो वो हम लोग को लाल कलर में दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग रेड जायंट स्टार कहते हैं। ठीक है, लाल तारा कहते हैं आप लोग। तो ये बात यहां पर आप लोग ध्यान रखना, बहुत बेसिक पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। इसके पश्चात जो प्रक्रिया होती है, यहां से दो स्टेज बनते हैं किसी चीज के। ठीक है, यहां से क्या होता है, यहां से दो स्टेज बनते हैं और वो दोनों स्टेज में आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो, रेड जायंट स्टार के बाद, ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है और वही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ स्टार यहां पर एक्सप्लेन किया है। क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछा गया कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, चंद्रशेखर बाउंड्री क्या होती है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। अब चंद्रशेखर सीमा को समझाने के लिए ही मैंने ये पूरी अभी तक की कहानी आप लोगों को सुनाया है कि स्टेलर नेबुला था, एम्ब्रायो स्टार में कन्वर्ट हुआ, स्टार बना, रेड जायंट स्टार यहां पर बनता है। और रेड जायंट स्टार के पश्चात यहां पर क्या होता है कि चंद्रशेखर लिमिट होती है। देखो, चंद्रशेखर लिमिट कहती क्या है, मैं आप लोगों को यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा जो होती है, जो चंद्रशेखर लिमिट होती है, वो कहती है कि अगर किसी प्लेनेट नहीं मैं कहूंगा, ठीक है, अगर किसी तारे का जो द्रव्यमान है, ठीक है, अगर तारे का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर सूरज के द्रव्यमान से ज्यादा हो जाएगा तो आपका वो क्या होगा, आपका धीरे धीरे सुपरनोवा में कन्वर्ट होगा, सुपरनोवा की प्रक्रिया आगे चल करके ब्लैक होल में कन्वर्ट होगी और ये प्रक्रिया यहां पर बनती है। ठीक है, और अगर यहां पर आप लोगों को लिख भी दे रहा हूं, ध्यान रखना, यहां पर मैं आप लोगों को लिख भी दे रहा हूं कि अगर मास ऑफ स्टार, अगर किसी तारे का द्रव्यमान, जो अभी तक आप लोग रेड जायंट तारे की बात कर रहे थे, अगर उसका द्रव्यमान, ठीक है, सूरज के द्रव्यमान से, मास ऑफ सन से अगर कम या उसके बराबर है, तो यहां पर आप लोगों को व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ मतलब श्वेत वामन तारा यहां पर क्रिएट होता है। और यही श्वेत वामन तारा चल करके आगे आप लोगों का ब्लैक, ठीक है, ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ब्लैक ड्वार्फ स्टार में आप लोगों का कन्वर्ट होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, क्या हुआ भाई कि अगर चंद्रशेखर सीमा कहती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो कि आप लोगों का पिंड है सौरमंडल के अंतर्गत, अगर उसका द्रव्यमान, ठीक है, अगर उसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से कम है, तो यहां पर आप लोगों का व्हाइट ड्वार्फ स्टार का निर्माण करता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार जो होती है वो चंद्रशेखर सीमा से नीचे होने पर यहां पर बनती है। ये जो चंद्रशेखर सीमा है, ये नोबेल विजेता जो हमारे थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनके नाम पर इसको रखा गया था। 1931 में चंद्रशेखर जी ने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये पूरी बात आप लोग समझना, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो चंद्रशेखर सीमा बेहद इंपॉर्टेंट है। कहती है कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान उस हमारे सन के द्रव्यमान से कम या उसके बराबर है, तो यहां पर व्हाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट होगा। और ये जो श्वेत वामन तारा होगा, ये आगे चलकर एक काला वामन तारा, फिर काला बौना तारा के रूप में कन्वर्ट होता है। इस प्रक्रिया को आप लोग ध्यान में रखना। इसके बाद क्या होता है कि जो रेड जायंट आप लोगों का स्टार होता है, अगर रेड जायंट स्टार का द्रव्यमान, मास ऑफ स्टार जो है, अगर ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर और बेहद ग्रेटर देन है किससे, मास ऑफ सन से। ठीक है, अगर द्रव्यमान इसका बहुत ज्यादा है, मास उसका बहुत ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सुपरनोवा होगा। ठीक है, सुपरनोवा का निर्माण होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, जो कि आगे चल करके न्यूट्रॉन तारा बनाएगा आप लोगों का यहां पर। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार या फिर न्यूट्रॉन तारा का निर्माण करता है। और यही न्यूट्रॉन तारा जो होता है आगे चल करके ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल या कृष्ण विवर, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कृष्ण विवर। ठीक है, इसका यहां पर निर्माण करता है। ध्यान रखना, यहां पर मैं कलर शेमिंग नहीं कर रहा हूं ब्लैक होल की। ठीक है, ब्लैक होल, इसको ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से कोई भी प्रकाश, ठीक है, यहां से कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, जनरल साइंस में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को इस कंडीशन में देख पाते हैं जब हमारे आंख में उससे रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश हमारे आंख में पड़ती है। क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर वो अपने प्रकाश को भी, अपने अगल बगल के सारे लाइट्स को भी अपने अंदर खींच लेती है, हर वस्तु को अपने अंदर खींच लेती है। तो क्या होता है, यहां से कोई प्रकाश बाहर नहीं निकल पाती है, तो ये हमको काला दिखाई देता है, हम लोग को ब्लैक दिखाई देता है। क्योंकि अंधेरे में आप देखोगे तो सब चीजें क्या होती है, ब्लैक दिखाई देती है। तो काला दिखने का कारण ये होता है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक होल रखते हैं हम लोग, कृष्ण विवर कहा जाता है। तो ये कृष्ण विवर बनने की आप लोगों की पूरी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, गुरुत्वीय शक्ति आप लोग ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी बात आप लोग समझना।
जो हमारा सौर मंडल है, ठीक है, जो हमारा सौर मंडल है पूरा, हमारा पूरा सौर मंडल जिस आकाशगंगा के अंतर्गत रहता है, ठीक है, जिस आकाशगंगा के अंतर्गत है उसका नाम है मंदाकिनी। हम लोग उसको कहते हैं मंदाकिनी गैलेक्सी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग मंदाकिनी गैलेक्सी के अंतर्गत सौर मंडल है। हमारा सौर मंडल मंदाकिनी गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम पूरे ब्रह्मांड में है। तो आप अपने आप को बहुत बड़ा मत समझना, आपकी जो पूरी वैल्यू है ना पूरी दुनिया के अंतर्गत वो बेहद तुच्छ है, मतलब बेहद नगण्य वैल्यू है आप लोगों की है, ठीक है। तो जो लाइफ मिला उसको एंजॉय करो, उसको पढ़ाई करते रहो और अपने आगे बढ़ते रहो, बात समझना आप लोग, ठीक है। तो ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बताया। आज की क्लास के अंतर्गत अब हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा तारों का जन्म किस प्रकार से होता है, ठीक है। मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। स्टेलर नेबुला क्या था, हाइड्रोजन हीलियम का क्लाउड था। इसके बाद आप लोगों का एम्ब्रायो स्टार बना, भ्रूण तारा बनता है जिसको हम लोग आदि तारा भी कहते हैं। और ये क्या होता है कि यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स के कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो जो क्लाउड्स बने तो क्लाउड्स एक जगह पर आकर के इकट्ठा होना प्रारंभ होते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रायो स्टार का निर्माण होता है और यही एम्ब्रायो स्टार अरबों ईयर में जाकर के यहां पर आपका हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के अंतर्गत हीलियम में कन्वर्ट होता है, यहां पर एनर्जी क्रिएट होती है, तो यहां पर स्टार का फॉर्मेशन होता है। ये स्टार आगे चल करके रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट होता है। क्योंकि रेड जायंट स्टार में होता क्या है कि यहां पर क्रोड में इसके सबसे जो अंदर का भाग होता है, इंटरनल पार्ट होता है, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत लंबे समय से हो रहा था, तो हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है, और हीलियम की मात्रा जब बढ़ेगी तो यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप हो जाएगा और रेड जायंट स्टार के अंतर्गत जो बाहरी सरफेस होता है वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और इस कारण से वहां का जो रंग होता है वो रेड कलर में दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग रेड जायंट स्टार कहते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट है, फिर चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्रशेखर जी को इसी कारण से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को इसी कारण से नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखना, फिजिक्स के अंतर्गत इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो चंद्रशेखर सीमा है वो कहती क्या है, वो कहती है कि अगर रेड जायंट स्टार अगर उसका द्रव्यमान सन के द्रव्यमान से कम या उसके बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आप लोगों का व्हाइट ड्वार्फ स्टार में वो कन्वर्ट होगा, ये श्वेत वामन तारा में कन्वर्ट होगा, जो कि आगे चल करके ब्लैक ड्वार्फ स्टार में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर चंद्रशेखर सीमा ज्यादा हो रही है, यहां पर अगर तारे का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से, उसके सूरज के मास से ज्यादा हो रहा है तो यहां पर सुपरनोवा प्रक्रिया होती है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होगा, ब्लैक होल का निर्माण होगा, और वही ब्लैक होल हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। तो ब्लैक होल को ब्लैक होल कहते क्यों हैं ये भी हमने देख लिया। यहां पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बेहद ज्यादा होता है, ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। तो ये सारी बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखना। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम को। देखो सोलर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हमारे अगल बगल जितने भी सूरज हैं, मतलब जितने भी क्या एक ही सूरज है भाई, ठीक है। पृथ्वी के अगल बगल जितने अन्य प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ पर पृथ्वी के मून है, जो पृथ्वी के चंद्रमा है उनके बारे में पढ़ेंगे। और अपने चंद्रमा के बारे में आप लोग मत पढ़ने लगना, जो आपके चांद है उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम लोग सूर्य और उसके संदर्भ में 8 ग्रह जो होते हैं, 8 प्लैनेट जो होता है, उसको यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को पता होगा कि भाई सूरज है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, वो 8 प्लैनेट आपने देखे होंगे, नाम आप लोगों को क्रम से याद होगा। अगर नहीं याद है तो भैया याद कर लेना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। क्या बनता है भाई, देखो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्रम मैंने बताया आप लोगों को सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो ग्रह का पूरा क्रम है, 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे। प्लूटो जो था, आप लोग प्लूटो को हमने अब ग्रह से हटा दिया है, उसको हम प्लेनेट नहीं मानते, उसको हम लोग क्या मानते हैं, बौना ग्रह, उसको हम लोग ड्वार्फ प्लेनेट मानते हैं। ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है क्लास के एंड में हम लोग देखेंगे, बात समझना आप लोग। तो जो प्लेनेट के पूरे क्रम है उन क्रम को याद करना। क्रम याद करने के बहुत सारे ट्रिक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप लोगों ने भी एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत देखा होगा। कोई कहता है कि मैं मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं हो रहा क्या, माई वेरी मदर समथिंग डॉट 9 पिज्जाज फॉर मी, ऐसा करके कुछ लोग ट्रिक याद करते हैं। मैं आप लोगों को कहूंगा ट्रिक मत याद करना यार, हर जगह ट्रिक याद करने से कोई काम नहीं चलेगा। 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट क्रम एक बार देख लेना, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 प्लेनेट्स होते हैं। इनको बहुत अच्छे से आप लोग याद करके रखना, एग्जाम में बेहद काम आएगा। अब यहां पर कुछ बात और समझो, जो सोलर सिस्टम हमारा होता है, उस सोलर सिस्टम के अंतर्गत होता क्या है ना, यहां पर कि इसका जो पूरा सेंटर होता है सोलर सिस्टम का, वो सन के अंतर्गत केंद्रित होता है। दरअसल इस पूरे सोलर सिस्टम का जो द्रव्यमान है, अगर मैं आपको मास के अकॉर्डिंग बताऊं तो पूरे सोलर सिस्टम का जो मास होता है उसका 99.9% मास सन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस पूरे सोलर सिस्टम का जो केंद्र हुआ वो सन में ही होता है। जितने भी प्लेनेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो सन के अराउंड रोटेट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। जो इनकी मोशंस होते हैं उन मोशंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं।
जो सन होता है, इस सन में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो सोर्स क्या होता है, तो यहां पर आपका जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है। क्यों भाई, अभी हमने तारे की प्रक्रिया के अंतर्गत भी वही देखा, जो स्टार का जन्म हो रहा था उसके अंतर्गत भी हमने वही कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जो हमारा सूरज है, जो हमारा सन है, वो भी एक तारा ही है, बिल्कुल ध्यान में रखना। तारा जो सूरज है वो पृथ्वी के निकट सबसे निकटतम तारा माना जाता है। इसके बाद अगर कोई तारा होता है जो कि पृथ्वी के निकटतम है तो उसका नाम आप लोग नोट कर सकते हो, एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ठीक है भाई। उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो क्या है, वो सूरज के बाद पृथ्वी के निकट, ठीक है, मंदाकिनी गैलेक्सी में सबसे निकटतम तारा है। तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम भी ध्यान में रखना। तारों के संदर्भ में एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लोगों का ये होता है, ठीक है। इसके अलावा जो तारा हम लोग देख रहे तो एक टॉपिक और देख लेते हैं तारे के संदर्भ में। एक आप लोगों को तारा का नाम होता है कि साइरस स्टार कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है, साइरस तारा कहते हैं, या फिर साइरस या फिर डॉग स्टार कहते हैं, ठीक है, साइरस स्टार या फिर हम लोग उसको डॉग स्टार कहते हैं। तो ये जो तारा होता है ना, ये हमारे मंदाकिनी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा होता है, ठीक है, सबसे चमकीला तारा होता है। और अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद निकटतम तारा इसको हम लोग यहाँ पर मानते हैं। तो 2 तारे का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि पृथ्वी के निकटतम मंदाकिनी गैलेक्सी में सबसे निकटतम तारा माना जाएगा आप लोगों का। साइरस डॉग या फिर स्टार जो होता है ये मंदाकिनी गैलेक्सी में सबसे चमकीला तारा होता है, सबसे ब्राइट स्टार होता है। और ये जो स्टार होता है ये हमारा 2nd नंबर पर निकटतम तारा माना जाता है इसको आप लोगों को। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। तो साइरस स्टार यहाँ पर इस पॉइंट से होता है। अब देखो भाई, हमने देखा कि भाई सन के अंतर्गत हो क्या रहा है कि यहां पर आपका हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा, एनर्जी का क्रिएशन होगा, एनर्जी यहां पर निर्मित होगी। तो इस पूरे सोलर सिस्टम का जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो भी क्या होता है, वो सूरज होता है। इसीलिए हम लोग सोलर एनर्जी पर क्या कर रहे हैं, यहां पर लगातार वर्क कर रहे हैं। अगर मैं सन के, ठीक है, अगर मैं सन के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो हम लोग उसको 2 पार्ट में समझ सकते हैं। देखो भाई, अगर मैं इंटरनल पार्ट की बात आप लोगों को समझाऊं तो इंटरनल में 3 पार्ट होते हैं। कोर सबसे भीतरी भाग होता है, सबसे केंद्रीय भाग होता है, हम लोग कोर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का रेडिएटिव जोन होता है और सबसे लास्ट आप लोगों का कन्वेक्शन जोन होता है, ठीक है। तो कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन ये सूरज के आंतरिक संरचना के भाग होते हैं। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। अगर मैं सूरज के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करूं, सूरज के बाह्य संरचना की बात करूं, तो सबसे बाह्य तौर पर कोरोना होता है। सबसे बाहरी क्या होता है क्षेत्र, वो कोरोना होता है। और जो ये कोरोना वायरस नहीं, ये कोविड वाला, ठीक है। वरना कोई कहेगा सर कोरोना की भविष्यवाणी तो हमने बहुत पहले से एनसीईआरटी बुक में करके रखा था कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये वो कोरोना नहीं है, बिल्कुल निश्चित रहना, ठीक है। कोरोना जो है ये सूरज का सबसे बाहरी परत होता है। यहां पर आप लोग सौर पवन, ठीक है, सौर पवन का नाम तुमने सुना होगा। तो सौर पवन यहां पर आप लोगों की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब देखो भाई, इसके बाद अगर मैं सबसे अंदर का सर्फेस बताऊं आप लोगों को, यहां पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंतर्गत, तो फोटोस्फीयर होता है और फिर आप लोगों को क्रोमोस्फीयर होता है, ठीक है। तो फोटोस्फीयर क्या होता है भाई, यहां पर आप लोगों की सोलर कलंक की जो घटनाएं होती है ना, जो सौर कलंक की घटनाएं होती हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती होंगी, ठीक है। और क्रोमोस्फीयर आप लोगों का होता है। तो 3 क्रम ध्यान में रखना, फोटोस्फीयर सबसे अंदर होता है, इसके बाद क्रोमोस्फीयर होता है और इसके बाद आप लोगों का कोरोना होता है, ठीक है। ये 3 क्रम ध्यान में रखना। प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में से प्रश्न बनते हैं क्योंकि बने हुए हैं, कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कि सोलर स्ट्रक्चर के, अगर मैं सूर्य की संरचना की बात करूं तो सूर्य की संरचना में जो 3 सरफेस होती है, कोरोना, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, इनके क्रम को बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर की तरफ लगाइए। तो अगर मैं अंदर से बाहर का आप लोगों को स्ट्रक्चर बताऊं तो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और आप लोगों का कोरोना, पीसीसी, ये याद रखना, कोरोना सबसे बाहरी सरफेस होगा। तो ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे तौर पे समझ लेना, ठीक है। अब यहां पर 2-3 पॉइंट और समझो। अगर मैं सूरज के, ठीक है, सूरज के हम स्ट्रक्चर की बात करें, हम स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे आप लोगों से, मैं उसके सतह की संरचना की बात नहीं कर रहा हूं। सोलर में जो कंपाउंड पाए जाते हैं, कौन कौन से यहां पर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो यहां पर जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है वो करीब 71% होती है, ठीक है। 71% यहां पर आप लोगों का हाइड्रोजन पाया जाता है। यहां पर जो हीलियम की मात्रा होती है वो होती है 26.5% के राउंड में। और जो अन्य तत्व आप लोगों के बचते हैं वो करीब 2.5% के रेशियो में यहां पर पाए जाते हैं। तो सोलर की एनर्जी, जो सन की एनर्जी होती है, इसका सोर्स भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में से प्रश्न बनते हैं, ठीक है।
अभी तक हमने कुछ बेसिक पॉइंट यहां पर देखा, एक दो पॉइंट मैं आप लोगों को और बता रहा हूं, उसको भी नोट कर लेना, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ठीक है, देखो यहां पर लाइट चली गई है, बट मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को क्लासेस दिखाई दे रही है सही से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो भाई, जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, जो सन की लाइट होती है, उस सन की लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, आपने पढ़ा होगा। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लेना कहीं पर, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं भाई, पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न और बनता है, ठीक है, ये तो था आप लोगों का टाइम, ठीक है, कि इतने टाइम में क्या हो रहा है कि सन की लाइट पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच रही है। ठीक है, अब समझो दूसरा जो पॉइंट होता है कि भाई सन की जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है। सन की जो लाइट है वो प्रकाश है, प्रकाश की स्पीड कितनी होती है आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा। क्या होती है भाई, आपने पढ़ा होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है, ये प्रकाश की स्पीड होती है, ये प्रकाश की गति होती है। आपको समय पता है, आपको गति पता है, अगर आपको बेसिक फिजिक्स आता होगा तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, किसके किसके मध्य में, सन के और पृथ्वी के मध्य में कितना डिस्टेंस है, वो इस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट किया जा सकता है। बात समझ रहे हो, डिस्टेंस क्या होता है भाई, आप कितनी स्पीड से चल रहे थे और कितना देर तक आपने चला, तो v × t क्या होगा, यहां पर आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है पढ़ाने का आप लोगों को, बस मैं समझा रहा हूं कि सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब कोई आपसे पूछा कि आपको दो चीजें पता, आपको दो वेरिएबल पता है, आपको पता है कि भाई पृथ्वी पर जो सन का लाइट होती है वो 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। आपको यह भी पता है कि जो सन जो लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक स्थिर वैल्यू होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता है। अब अगर आपसे कोई पूछ दे भाई कि सन और पृथ्वी के मध्य में दूरी कितनी है, कहोगे यार हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, इतने कॉन्सेप्ट याद थोड़ी करते हैं। बिल्कुल नहीं याद करते हैं, लेकिन उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 10 सेकंड का समय लगेगा, आप इस दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देना। बस ध्यान ये रखना, ठीक है, जिनको फिजिक्स होगा उनको तो पता होगा कि वेरिएबल आप लोगों को सेम डायमेंशन में रखने रहता है। जैसे कि ये 8 मिनट है, तो 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, फिर यहां पर रखना, आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आप तो कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आप लोग बता दे रहा हूं, एक फॉर्मूला नोट कर ले रहा हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू, ठीक है, यहां पर आपको क्या लिखना है, टाइम। तो टाइम कितना है, 8 मिनट, तो 8 मिनट को पहले मैं क्या करूंगा, सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, प्लस 16 सेकंड और था, उसको मैं जोड़ दिया। अब अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली, ठीक है, वो करीब आएगा 1488 × 10⁵ किलोमीटर आएगा। ठीक है, मतलब 10⁸ मीटर आएगा। तो आप इसको यहां पर क्या कर सकते हो, किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये वैल्यू होती है, एक जस्ट आप लोगों के लिए कैलकुलेशन था, देख लेना। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये दो चीज पूछेगी। ठीक है, ये टाइम पूछेगा आप लोगों से और ये स्पीड ऑफ लाइट पूछेगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आप यहां पर क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने जितने पॉइंट्स देखे वो सारे पॉइंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। 2-3 पॉइंट और बचा हुआ है जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, जैसे कि एक होता है सोलर का रोटेशन। ठीक है, सन का जो परिभ्रमण होता है ना, वो देखो क्या होता है, देखो सन अपने एक्सिस पर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट दिशा में मूव कर रहा होता है। ठीक है, जो सन का एक्सिस होता है, ठीक है, इसके एक्सिस का जो कोण होता है वो करीब 7.25 डिग्री होता है। ठीक है, याद मत करना, याद बिल्कुल नहीं करना, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूं। जो सन है वो अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। जनरली जितने अदर प्लैनेट्स होते हैं वो भी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, कुछ प्लैनेट्स को छोड़ करके, जिनके बारे में अभी मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतनी पॉइंट ध्यान रखना, क्या कि पश्चिम से पूर्व दिशा में ये घूम रहे हैं। अब देखो भाई, एक यहां पर प्रक्रिया होती है, घटना घटती है, जो हम कहते हैं अरोरा। ठीक है, यहां पर जो आप लोग फिगर देख रहे हो नीचे, वो अरोरा का फिगर है। ये होता क्या है भाई, देखो मैं आपको बताता हूं, अरोरा। ठीक है, अरोरा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक का नाम होता है आप लोगों का अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, ठीक है, एक का नाम होता है अरोरा बोरियोलिसिस। मैं आप लोगों को लिख भी दे रहा हूं, यहां पर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, बोरियालिस, और एक का नाम होता है ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, आगे अरोरा जोड़ लेना आप लोग। ठीक है, ये अरोरा टाइटल नहीं है, जो अरोरा जी अरोरा अंकल बगल में रहते हैं ना, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये दो नाम हैं। ये होते क्या है, ऑस्ट्रेलिस नाम किससे मिलता जुलता लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया आप लोगों का साउदर्न साइड में है,
तो दक्षिणी पोल पर, मतलब अगर मैं बताऊं तो साउथ पोल पर, ठीक है, साउथ पोल पर जब आपको ऐसे कुछ सीन देखने को मिलते हैं, जो सीन आप लोग देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं अरोरा। अरोरा होता क्या कि कभी कभी सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो सन की लाइट होती है, वो प्रकाश मंडल से निकल करके, यहां पर आप देखो जो आप लोगों का फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर से निकल करके उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाती है, ठीक है। यहां पर सोलर तूफान कभी कभी इतने ज्यादा होते हैं उस सन के वायुमंडल में कि जो ये लाइट्स होती हैं वो वहां से बाहर निकल जाती हैं, और वो इतनी गति से बाहर निकलती है कि वो पृथ्वी की सरफेस पर प्रवेश कर जाती हैं। और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी, ठीक है, तो यहां पर एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जो कि नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप कभी नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल घूमने जाओगे तो आप ऐसी प्रक्रिया को देखना, बहुत ही शानदार प्रक्रिया होती है। हालांकि मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको यूट्यूब पर सर्च करके देखा। आप लोगों को डिस्कस करने से पहले मैंने सर्च करके देखा, और ये फोटो मैंने वहीं से उठाया भी। देखो कितना शानदार फोटो आप लोगों को देखने को लग रहा है, कितनी अच्छी मतलब ये इवेंट आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो साउदर्न पोल पे जो अरोरा घटित होता है उसको हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। नाम याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, साउदर्न डायरेक्शन में, तो ऑस्ट्रेलिसिस जो होगा वो साउदर्न पोल पर होगा। बोरियोलिस जो होगा वो आप लोगों का नॉर्दर्न पोल पर होगा, या आप लोगों का उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना, कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना नॉर्दर्न पोल पर होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहां पर होगा, वो साउदर्न पोल पर होगा। हाँ, अरोरा की घटनाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर होती है। ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का। तो अरोरा की प्रक्रिया को भी समझना, सूर्य के इस कॉन्सेप्ट को भी समझना। अब हमने चूंकि सन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिया, हमने तारे की बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिया, हमने जो भी अदर इंफॉर्मेशन जिसको देख लिया, अब हम लोग प्लेनेट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लेनेट देखो क्या होता है। प्लेनेट के संदर्भ में अगर मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लेनेट का एक मैप है, तो मैं मैप में ही आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, ताकि चीजें आप लोगों को एग्जैक्टली दिखे। ऐसा करता हूँ ना, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से कॉपी करने के पश्चात 1 मिनट बस आप लोग समय दीजिए मुझे, ठीक है, ताकि वहां पर मैं आप लोगों को ओवरलैप ना करूं, क्योंकि ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा भी, तो ये पीडीएफ आप लोगों के पास ऐसे ही रहनी भी चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, पेस्ट इमेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों को यहाँ पर ऐसे आ गया। अब देखो इस प्लैनेट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो पूरे विश्व में जो प्लैनेट्स की, किसको हम प्लैनेट मानेंगे, जैसे प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना गया, क्यों नहीं माना गया, ये क्यूरियोसिटी आपके मन में उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। 2006 ईयर के अराउंड में, जहां तक अगर मैं श्योर हूंगा, तो 2006 में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। सम्मेलन क्या था भाई, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट जो होता है, यूनियन जो होता है, उसकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंतर्गत ये बात किया गया, ठीक है, कि भाई प्लूटो जो है उसको हम ग्रह नहीं मानेंगे। उसे बहुत सारे कारण दिए गए, ठीक है। ग्रह की परिभाषा ये दिया गया कि भाई जो भी आकाशीय पिंड एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक अपने निश्चित ऑर्बिट में, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में सन के अराउंड घूम रहे होते हैं, जिनका आकार लगभग गोल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो किसी अदर प्लेनेट के ऑर्बिट को, ठीक है, मतलब उसका अतिक्रमण नहीं करते, उसमें नहीं घुसते। मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ घुसते घुसते मरकरी के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम क्या मानेंगे, प्लेनेट मानेंगे, ग्रह मानेंगे। जो प्लूटो था, प्लूटो ये गलती यहां पर करता था, ठीक है। प्लूटो जो है वो किसी और के ऑर्बिट में भी घुस जाता था, इसी कारण से हमने प्लूटो को प्लेनेट मानने से इनकार कर दिया, और उसको यहां पर हमने क्या कहा, हमने डॉर्फ प्लेनेट की यहां पर संज्ञा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उसको बौना जो ग्रह होता है उसकी यहां पर संज्ञा दी। तो इसके पश्चात हमारे पास टोटल 8 ग्रह बचे। 2006 से पहले हमारे पास 9 ग्रह थे, अभी हमारे पास क्या बचे हैं, 8 ग्रह बचे हुए हैं, ठीक है। 8 ग्रह का क्रम यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, बेहद शानदार से क्रम मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ही दिया, याद करने तरीका मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पर 2-3 बातें समझना। देखो ग्रह की जो मूवमेंट्स होती हैं, जो प्लेनेट की मूवमेंट्स होती हैं, उन मूवमेंट के संदर्भ में यहाँ पर एक लॉ काम करता है। जैसे आपने न्यूटन्स की लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हमारे और आपके मूवमेंट के संदर्भ में एक न्यूटन का एक लॉ दिया गया, ठीक है। आप सबने नाम सुना होगा न्यूटन का, एटलीस्ट इतना मैं मान के चल रहा हूं, चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपने न्यूटन भैया का नाम जरूर सुना होगा। साइंस वालों के लिए तो आफत उन्होंने क्रिएट किया, मतलब इतने सारे लॉजिक, इतने सारे लॉ उन्होंने बना दिए कि पढ़ते पढ़ते आदमी पागल हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, ग्रहों के मूवमेंट के संदर्भ में, ग्रहों की गति के संदर्भ में एक नियम दिया गया, किसके द्वारा, केपलर महोदय के द्वारा, ठीक है। केपलर्स लॉ इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। वो लॉ है क्या, वो आप लोगों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहां पर उससे आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग ध्यान ये रखना कि जो केपलर्स हैं, ठीक है, इन केपलर महोदय के द्वारा
जो लॉ दिए गए थे वो लॉ है बहुत इंटरेस्टिंग। तो अगर किसी का मन होगा ना खगोल शास्त्र में, किसी का मन होगा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में, तो वो केपलर के इन लॉ को जरूर देखना। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप लोग बताएगा कि भाई केपलर के लॉ कैसे होते हैं। वो बताता है केपलर का लॉ, 3 लॉ उसने यहाँ पर भी दिए थे। उसने बताया था कि कैसे जो प्लेनेट होते हैं वो मूव करते हैं सन के अराउंड, ठीक है, इस पर उसने डिस्कस किया है। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा यूपीएससी तो पीसीएस में प्रश्न ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्लेनेट की गति के मूवमेंट में इंफॉर्मेशन देता है, तो उसका नाम है केपलर, ठीक है। केपलर का लॉ बेहद इंपॉर्टेंट लॉ है। अब ध्यान रखना, यहां पर जो मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, जो कुछ प्लेनेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि जितने भी प्लेनेट हैं उन प्लेनेट से अगर मैं 2 प्लेनेट को हटा दूं, कौन से 2 प्लेनेट भाई, अगर मैं आप लोगों के यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, देखो ध्यान रखना, अगर मैं आप लोगों के वीनस मतलब शुक्र, ठीक है, अच्छा भाई आप हिंदी मीडियम से हो या फिर अंग्रेजी मीडियम से हो, ग्रहों के नाम इंग्लिश में याद करना, हालांकि मुझे याद है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति यूरेनस नेपच्यून सारे मुझे याद है, ठीक है, लेकिन आप लोग याद इंग्लिश में करना क्योंकि इंग्लिश में ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हिंदी में याद करने से कोई मतलब नहीं होता है। बुध शुक्र पृथ्वी से याद मत करो, ठीक है। देखो वीनस और अगर हम यूरेनस, ठीक है, इन दोनों को अगर हम हटा दें, ठीक है, तो जितने भी प्लेनेट बचते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट दिशा में क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं, इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है। तो ये शुक्र ग्रह और आपके अरुण या फिर यूरेनस ग्रह जो है, ये दोनों जो प्लेनेट होंगे आप लोगों के, ये दोनों प्लेनेट आप लोगों के क्या होंगे कि उल्टे डायरेक्शन मतलब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान में रखना, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट का आप लोग समय दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं अभी आता हूं। अब देखो भाई, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो शुक्र वीनस और आपके यूरेनस ग्रह हैं, इन दोनों ग्रहों को अगर हम हटा दें तो बाकी सभी जो प्लेनेट हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं अपने एक्सिस के। सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं वो इस डायरेक्शन में करते हैं, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगर इस पूरे प्लेनेट में मैं सबसे बड़े ग्रह की बात बताऊं आप लोगों को, तो इन पूरे प्लेनेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक जो पार्ट होता है उसको हम लोग यहां पर कहते हैं आप लोगों के इनर प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है, आंतरिक ग्रह कहते हैं हम लोग, या फिर अगर मैं बताऊं तो इसको हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी यहां पर लोग कहते हैं, ठीक है, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये बात भी आप लोग यहां पर ध्यान में रखना। इनमें शुरुआत के 4 ग्रह जो होंगे वो आप लोगों के शामिल होंगे। तो क्रम से आप लोगों ग्रहों का नाम याद है, मरकरी वीनस अर्थ मार्स, जो 4 ग्रह होंगे ये आप लोगों के क्या होंगे, आप लोगों के आंतरिक ग्रह फिर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो सेकंड जो ग्रुप बनता है आप लोगों का ग्रहों का, उसको हम लोग कहते हैं आउटर प्लेनेट, ठीक है, उसको हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं, या फिर उसको हम लोग जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है, जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होगा। तो अंतिम के जो 4 ग्रह होते हैं उनको हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहां पर जानते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना, ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 8 ग्रहों में सबसे छोटा जो ग्रह होता है वो होता है आप लोगों का बुध ग्रह, ठीक है। जो आप लोगों का सबसे छोटा ग्रह होता है उसका नाम होता है बुध। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह आप लोगों का बुध है और सबसे बड़ा जो ग्रह है आप लोगों का उसका नाम है जुपिटर या फिर बृहस्पति, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, मरकरी और जुपिटर सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये 2 इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान में रखना, बेहद काम आएगा आप लोगों के एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखो इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को आकार के अकॉर्डिंग बताऊं, ठीक है, जो हमारी अर्थ आती है, ठीक है, जो हमारा अर्थ आता है वो आकार के अराउंड में, आपने अभी देखा कि जो सबसे पहले नंबर पे कौन है, मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। आकार में, ठीक है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर मैं बताऊं तो जो जुपिटर है, ठीक है, जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद 5वें नंबर पर जो ग्रह आता है उसका नाम है आप लोगों का हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है, हमारा प्यारा जो अर्थ है वो 5वें नंबर पर आता है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आप लोगों का, बुध या फिर मरकरी, ठीक है। तो ये क्रम ध्यान में रखना, आकार के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा देखना, अगर मैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग बताऊं, अगर मैं घनत्व के अकॉर्डिंग बताऊं, तो जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी पृथ्वी है वो नंबर 1 पर आती है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है, पृथ्वी आती है घनत्व के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आप लोग देख लेना, ठीक है, बस इसके अलावा प्लेनेट के संदर्भ में और कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देखनी है। जो पॉइंट्स और बन सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि पीसीएस में कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं
ठीक है। प्रश्न क्या बनेगा भाई, देखो ध्यान समझना, प्रश्न ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सूरज के सबसे निकट है, उसका नाम क्या है, मरकरी नाम है। ठीक है, और क्या प्रश्न बन सकता है कि भाई निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी सैटेलाइट या कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, कोई चंद्रमा नहीं है। तो दो ऐसे ग्रह हैं जिनका खुद का कोई मून नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बुध का नाम देख सकते हो, मरकरी जो होता है आप लोगों का, प्लस जो आप लोगों का वीनस है, ठीक है, जो आप लोगों का शुक्र है, इसका भी कोई खुद का उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट या फिर कोई उसका मून नहीं है। ये दो पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान में रखना। जो वीनस ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है आप लोगों का, इस शुक्र ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान में और आकार में, ठीक है, मतलब वेट मास के अकॉर्डिंग और डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये लगभग अर्थ के समान होता है, इसीलिए इसको हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है। प्लस एक और प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किस प्लेनेट को हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा तारा है, वो कौन सा ग्रह है, उसका नाम है वीनस। दरअसल क्या है ना कि जो हमारे प्लेनेट हैं सोलर सिस्टम के अंतर्गत, उनमें से कुछ प्लेनेट को हम लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बुध, शुक्र, अगर आप यूरेनस और नेपच्यून को हटा दो मोटे तौर पर, तो बाकी जितने प्लेनेट बचेंगे उनको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। और जो वीनस होता है आप लोगों का, उसको हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में आकाश में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये शुक्र ग्रह है, इसको आप लोग आकाश में देख सकते हो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से, इसीलिए इसको हम लोग सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसको पृथ्वी के हम लोग जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि ये आकार में और मास में दोनों में पृथ्वी के समान होता है। जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे हॉट प्लेनेट होता है। ठीक है, सबसे हॉट चीजें इस सोलर सिस्टम के अंतर्गत सूरज को छोड़ करके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, और ग्रह किस साइज का नहीं होता मैंने आप लोगों ने डिस्कस कर ही दिया। और भाई देखो, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट पर शुरुआत के 4 प्लेनेट होते हैं, बेसिक पॉइंट मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया है। कई बार ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्लेनेट के वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती है। तो एक बार ये इंफॉर्मेशन आप लोग देख लेना। हालांकि इसके लिए आप लोग जिस सोर्स को फॉलो करना, उसका मैं आप लोगों को सारा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित ग्रह में के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, उसको वहां से आप लोग देख लेना, वहीं से प्रश्न बनते हैं, वही रिपीटेटिव प्रश्न आप लोगों के सामने एग्जाम में आएंगे। पृथ्वी के संदर्भ में अगर मैं आप लोगों से कुछ बातें बताऊं, ठीक है, जो हमारी अर्थ है उसके संदर्भ में अगर पॉइंट बताऊं आप लोगों से, जो हमारी अर्थ प्लेनेट है, ये प्लेनेट 23.5 मिनट पर क्या है, झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। ठीक है, और इसके जो दोनों सिरे हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो ऊपर चपटे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चपटे आकार की है, अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को पता होगा। इनके जितने भी मोशंस वाले टॉपिक्स हैं, उन मोशंस वाले टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अर्थ को, ठीक है, इसी अर्थ को हम लोग 2 नाम से और जानते हैं। इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आकाश से देखने पर यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी मात्रा आप लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट इतना ज्यादा है, यहाँ पर पेड़ पौधे इतने ज्यादा हैं कि हम लोगों को ऊपर से ग्रीन भी दिखाई देता है कभी कभी, तो ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। ग्रीन और ब्लू प्लेनेट दोनों के नाम से इसको हम जानते हैं। हरा ग्रह और नीला ग्रह जो है पूरे सौर सिस्टम में, वो अपनी पृथ्वी ही यहाँ पर है। पृथ्वी के पूरे सरफेस पे करीब 71% भाग पर आपको जल देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। 29% भाग पर आपको स्थल देखने को मिलेगा। एक बेसिक पॉइंट है। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं। देखो एक बात और समझना, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछेगा कि पृथ्वी के कितने % भाग पर जल है या फिर कितने % भाग पर स्थल है। यूपीएससी में प्रश्न क्या करेगा पता है, 2-3 स्टेटमेंट का प्रश्न देगा, उसमें से एक स्टेटमेंट देगा कि पृथ्वी के 90% भाग पर जल देखने को मिलता है, इसी कारण से हम पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। यहीं पर आप मात खा जाओगे, क्योंकि ब्लू प्लेनेट तो कहते हैं लेकिन 90% भाग पर जल नहीं है, 71% भाग पर जल है। ये पॉइंट ध्यान रखना। देखो 2-3 बातें और समझना। देखो हम लोग अभी प्री टाइम बैच के अंतर्गत जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, प्री टाइम बैच अपने में सफिशिएंट है आपके रिवीजन के लिए, लेकिन एग्जाम में जब आपको एप्लीकेशन की बताएगी ना, तो प्री टाइम बैच काम नहीं कराएगा आप लोग का। प्री टाइम बैच के साथ साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप खुद देखोगे कि जो चीजें क्लास में डिस्कस की जा रही हैं वही सारी बातें वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई नई चीजें वहां पर नहीं मिलेगी। जितने टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के पूरे डायमेंशन को कवर करें। साथ जिस डायमेंशन से प्रश्न एग्जाम में बन सकता है सारे डायमेंशन आप लोगों के यहाँ पर कवर करने का प्रयास मैं आप लोगों से करता हूं।
हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है, ठीक है भाई। पृथ्वी बहुत लॉयल है, ठीक है। पृथ्वी की केवल एक चांद है, आपकी 4-5 चांद हो सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छी बात नहीं है, लेकिन 4-5 चांद आप लोगों की हो सकती हैं, लेकिन पृथ्वी का केवल एक चांद है, एक चंद्रमा है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। और जो पृथ्वी का चांद है आप लोग जानते ही हो, मतलब, ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर जो अन्य प्लेनेट है, जैसे कि आपका जो मंगल ग्रह है, ठीक है, अगर मैं मंगल ग्रह की बात बताऊं आप लोगों का, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लेनेट भी कहते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेना कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, रेड प्लेनेट को कहते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं मंगल ग्रह को, ठीक है, मंगल ग्रह को, ठीक है। मतलब मार्स की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मार्स कलर लाल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड FeO की मात्रा जो होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इसके ही कारण से क्या होता है कि इसका कलर लाल होता है। आपने इंडियन ज्योग्राफी में देखा होगा, मैंने आप लोगों को रेड और येलो सॉइल पढ़ाया था, ठीक है, लाल और पीली मृदा पढ़ाया था, वहां पर मैंने उसके कलर लाल और पीला होने का जो कारण बताया था, कारण यही बताया था कि आयरन की उपस्थिति कारण से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति कारण से उसका कलर लाल होता है, क्योंकि वो वाटर से मिक्स होता है इसलिए उसका कलर येलो हो जाता है, ठीक है। तो लाल और येलो दोनों सॉइल पाई जाती है। देखो प्री टाइम बैच के अंतर्गत जिन्होंने प्री टाइम बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, एक बात लिख करके ले लो, अभी तक का सबसे बेस्ट बैच है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी सैंपल क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई गई है, सैंपल क्लासेस देखो, ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी। देखो बात समझना, प्री टाइम बैच आप लोगों के लिए, आप लोगों के ना मोटिवेशन, आप लोगों की कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन करके क्लासेस करो, आपका कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट होगा, अभी से लेकर के एग्जाम तक में, ठीक है। करीब 65 दिन का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 65 डेज का समय आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस में बचा हुआ है। और अगर मैं यूपीएससी की बात बताऊं, ठीक है, अगर मैं यूपीएससी में बताऊं तो यूपीएससी में 10 दिन आप और मान लो, 75 दिन का समय है। इस 70-75 दिनों का अगर आपने अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लिया, इससे बेस्ट चीज कुछ हो ही नहीं सकती आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्लासेस ज्वाइन करो, ये सारी सैंपल क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग उसको एक बार देखिएगा, ठीक है, क्लासेस करिएगा, और बाकी की क्लास आप लोग यहां पर देख ही रहे हो, ठीक है। और देखो भाई, यहां पर जो कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, उसको भी आप लोग एक बार देख लेना कि जो सबसे बड़ा प्लेनेट होता है वो आप लोगों का जुपिटर होता है, हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर ही लिया है। और एक जो प्रश्न बन सकता है एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है, करंट अफेयर्स का बेहद रिसेंट का टॉपिक है, ठीक है। अब देखो 4 फरवरी 2023 को ये न्यूज में था, क्या भाई, कि जुपिटर बीट सैटर्न टू बिकम द प्लेनेट विद द मोस्ट मून्स। मतलब जो बृहस्पति ग्रह है उसने शनि ग्रह को पीछे कर दिया सबसे बड़ी मात्रा में चंद्रमा या फिर मून होने के लिए, ठीक है। अभी जुपिटर के पास 92 मून्स हैं और ये रिसेंट का डाटा है, तो इस डाटा को आप लोग देख लेना, मैंने अपने मन से डाटा बिल्कुल नहीं बनाया है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, 4 फरवरी को ये पब्लिश हुआ था। तो जब पब्लिश हुआ था तभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने कहा कि भाई एग्जाम में काम आएगा आप लोगों को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये डाटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जुपिटर अभी नंबर 1 पर आ चुका है, बीच में फिर चेंजेस हुए थे कुछ, ठीक है, अभी यहाँ पर चेंजेस फिर से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग यहां पर देख सकते हो। और देखो भाई, ठीक है, जो सैटर्न ग्रह है आप लोगों, जो शनि ग्रह है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जो शनि ग्रह है आप लोगों का, इसके चारों तरफ ना एक रिंग्स ऑफ सैटर्न पाया जाता है, ठीक है, एक चारों तरफ एक वलय आकार में एक चीजें पाई जाती है। इस पॉइंट को भी आप लोग देख सकते हो। जुपिटर के पश्चात सबसे बड़े ग्रह के तौर पर आप लोगों को सैटर्न जाना जाता है। 2-3 बातें और समझना, जब मैंने आप लोगों को टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स या फिर इनर और आउटर प्लैनेट्स आप लोगों को समझाया था, तो इनर प्लैनेट का मतलब ये होता है ना, जो 4 प्लैनेट सूर्य के पास है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है, तो इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत सघन होता है, बहुत डेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए उनका आकार क्या होगा, छोटा होगा। जब जैसे हम सन से दूर जाएंगे, जैसे हम सन से दूर जाएंगे तो क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स सन की कम होगी, तो यहां पर जो इनका डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ होगा, तो इनका आकार अब बढ़ेगा, इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बड़े ग्रह जो होंगे ना आप लोगों के, वो आउटर पीरियड में, आप लोग आउटर बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है, जो एस्टेरॉइड प्लैनेट, जो एस्टेरॉइड आप लोगों का पूरा पट्टी होता है, वो जो पट्टी है वो कहां पर पाई जाती है, ठीक है, वो आप लोगों की मंगल और बृहस्पति के मध्य में, ठीक है, मार्स और आप लोगों का जो जुपिटर है इसके मध्य में आप लोगों की एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, ठीक है, ये पाई जाती है। ऐसे ही एक प्रश्न बन सकता है, आप लोग नोट करना, इसको मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में इसका आप लोगों से देना, क्यूपर बेल्ट, ठीक है, क्यूपर बेल्ट कहां पर पाया जाता है, इस पर प्रश्न बन सकता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है, कि क्यूपर बेल्ट कहां पर पाया जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पर होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने आप लोगों को 2-3 पॉइंट यहां पर और डिस्कस कर दिया कि इनके जो बड़े आकार के प्लेनेट होंगे वो जनरली आउटर प्लेनेट के सरफेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बृहस्पति के बाद जो सबसे बड़ा ग्रह होता है, जो जुपिटर के बाद सबसे बड़ा ग्रह होता है, उसका नाम होता है सैटर्न, शनि ग्रह इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और
सबसे कम घनत्व, जो सबसे कम डेंसिटी होगी वो सैटर्न की ही यहाँ पर आप लोगों की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? अर्थ की होती है। सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? सैटर्न की होगी। ठीक है, तो एक लॉजिकल पॉइंट भी ध्यान में रखना, सूर्य के पास के चारों ग्रह की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी कंपेयर के बाहरी ग्रहों की कंपेरिजन में। ठीक है, तो एक बेसिक पॉइंट आप यहां पर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट यहां पर आप लोग और देख लेना। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो आप लोगों का होता है शुक्र, मतलब आप लोगों का कौन सा ग्रह होता है भाई? शुक्र मतलब वीनस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में मैं खुद कंफ्यूज जाता हूँ कई बार। अब देखो, सबसे ठंडा ग्रह जो होता है वो आप लोगों का होता है वरुण, या फिर आप लोगों का मतलब नेपच्यून जो होता है सबसे ठंडा ग्रह होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना। सबसे तापांतर वाला ग्रह, मतलब सबसे जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होती है, उसका नाम है मरकरी। मरकरी प्लेनेट की टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जो कहते हैं वीनस ग्रह कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, इसको आप लोग यहाँ पर देख लेना, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चंद्रमा के संदर्भ में हमने पॉइंट देख लिया। पृथ्वी की एक चंद्रमा है, जुपिटर की सबसे नंबर ज्यादा चंद्रमा के 92 चंद्रमा यहाँ पर आप लोग पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और 2-3 पॉइंट मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा। जो नील आर्मस्ट्रांग के नेतृत्व में जो अपोलो 11 1969 में चंद्रमा की सतह पर उतरा था, ठीक है, तो वो जिस सरफेस पर वो उतरे थे, ठीक है, उस जगह का नाम था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम था। ये भी एक पॉइंट देख लेना, जहां पर अपोलो 11 जो अमेरिका का एक यान था जिसके अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग बैठकर गए थे और सबसे पहले चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति जो थे, ठीक है, तो वो जहां पर उतरे तो उसका नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी एक पॉइंट है, इसको मैं हिंदी में शांत सागर भी कहते हैं। ये है कहां पर? ये चंद्रमा पर है, ये मून पर है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप यहां पर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो आज की हमारी पूरी क्लास थी उस क्लास में एक टॉपिक और बचा, इसका नाम है डॉर्फ प्लैनेट। ठीक है, डॉर्फ प्लैनेट देखो क्या होता है, तो प्लूटो जो है उसको हम डॉर्फ प्लैनेट के अंतर्गत मानते हैं। ध्यान एक बात और समझना, प्लूटो एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जो कि डॉर्फ प्लैनेट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा कई अन्य सारे ऐसे पिंड हैं सोलर सिस्टम के अंतर्गत जिनको हम लोग बौना ग्रह कहते हैं, जैसे कि सेरस, प्लूटो, एरिस, ठीक है, मेक और ह्यूमा। ये 5 आप लोगों के बौना ग्रह का नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, ध्यान में रखना। एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से बौना ग्रह हैं, तो ये 5 के नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, मेक, एरिस, ह्यूमा, प्लूटो और सेरस। ठीक है, इनके संदर्भ में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कुछ शर्तें रखी थी। शर्तें ये हैं कि भाई बौना ग्रह वो होगा जो कि सन के चारों तरफ उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा हो, पहली शर्त। वो कोई चंद्रमा ना हो, किसी अन्य प्लेनेट का वो कोई मून ना हो, ये भी एक बहुत बेसिक कंडीशन है। ठीक है, इसने अपनी कक्षा के चारों ओर के क्षेत्र की परिक्रमा न की हो। ठीक, ऐसा इसने जो है ना अपने ऑर्बिट के हर एरिया को कवर न किया हो, एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है। और इसका द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि ये जो है इसका आकार, इसका जो शेप हो लगभग गोल हो, और साथ ही अपने नियर बाय प्लेनेट के ऑर्बिट को काट ना रहा हो, उसको लांग ना रहा हो। एक शर्त यहां पर ये रखी है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक शर्तें ध्यान रखना, कई बार ऐसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें डॉर्फ प्लेनेट की शर्तें होती हैं। ये 4 बेसिक शर्तें यहां पर आपने देखा कि वो किसी अन्य प्लेनेट के ऑर्बिट को काटे ना, ध्यान रखना, उसका वेट कम से कम इतना हो, उसका मास कम से कम इतना हो कि वो अपने शेप को ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग गोल आकार में बना करके रख पाए। ठीक है, 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, ये आज की आप लोगों की क्लासेस थी। अब बात समझना, हमने अभी तक जितने टॉपिक डिस्कस किए आज की क्लास में वो सारे टॉपिक को आप लोग रिवाइज कर लेना। एक काम और करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है, जितने भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे सोलर सिस्टम के संदर्भ में वो सारे प्रश्न देख डालना, याद कर डालना, सॉल्व कर डालना। ठीक है, अब वो समय है कि आप लोग अपने लाइफ का मैक्सिमम एफर्ट अपने इस प्रिपरेशन पर दो। होली का त्यौहार बीत चुका है। ठीक है, जितने भी फगुआ होना था फगुआ हो चुका है, परुआ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना आप लोगों के लिए बचा हुआ है। तो प्रिपरेशन एकदम जी तोड़ मेहनत से करो। ठीक है, मेहनत अगर अच्छी रखोगे, अपने कंफर्टेबल पोजीशन से बाहर निकलोगे, अपने कंफर्टेबल जो आपका जोन आपने क्रिएट करके रखा है ना अपने अगल बगल, ठीक है, उससे बाहर निकलोगे, तब आप लोग क्या करोगे, एक अच्छे फाइट एग्जाम के अंतर्गत दे पाओगे। 2-3 बातें और समझना। देखो, एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप सफल होगे। मैं आप लोगों को नेगेटिव डिप्रेस नहीं करना चाह रहा हूं, परेशान नहीं करना चाह रहा हूं। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको भी पता है कि 99% अभ्यर्थी क्या होंगे, यहां पर सफल नहीं होंगे,
लेकिन एटलीस्ट आपको अपनी तरफ से फाइट ऐसी देनी है ताकि एग्जामिनर भी यार रो दे कि हाँ यार इसको एक नंबर कहां पर हम कम करें। ठीक है, ठीक है, मतलब बात समझना कि आपको फाइट ऐसी देनी है कि हाँ लगे कि आपने कुछ मेहनत किया, कुछ एफर्ट किया है, आपको भी दिखनी चाहिए। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं आप लोगों को क्लास यहाँ पर विराम दूंगा आज की क्लास को। ठीक है, जिनको भी प्री टाइम बैच ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए होली ऑफर चलाया गया था। ठीक है, 50% का होली ऑफर था, वो इंड हो चुका है, ध्यान रखना वो इंड हो चुका है, 8 तारीख को इंड हो चुका है। हालांकि प्री टाइम बैच पर मैं टीम से बात करके आप लोगों को 50% ऑफर अभी दिला दूंगा। ठीक है, 2000 रुपए इसकी फीस है। ऑफर के पश्चात आप लोगों को सिर्फ 1000 रुपए में पड़ेगा। 120 घंटे की सबसे बेस्ट, सबसे इफेक्टिव क्लास आप लोगों के लिए जा रही है। इकोनॉमिक्स हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों को स्टार्ट किया गया है। हालांकि जो आप लोग नया बैच ज्वाइन करोगे, नया बैच आप लोगों का 6 मार्च से ही स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर जो क्लासेस मिलेंगी वो आप लोगों को रेगुलर 2-2 क्लासेस मिल रही है ताकि आप लोगों का सिलेबस एक वे में कंप्लीट हो। ठीक है, देरी बिल्कुल मत करो। अगर आपको रिविजन करने में, प्रीलिम्स की तैयारी में कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप यहां पर ज्वाइन करो। मोटिवेशन डाउन बिल्कुल नहीं होने देंगे हम लोग, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव आप लोग यहाँ पे एफर्ट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों चीजें शामिल होंगी और टू द पॉइंट। आपने आज की क्लास में देखा होगा, बिल्कुल बकवास नहीं, काम की बातें डिस्कस की जाएंगी। काम की बातें ऐसी होंगी कि एग्जाम में प्रश्न वही से बन करके आएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को जय हिंद। जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर होगा और यहां पर भी 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर मैसेज करिए, कॉल करिए, अपनी इंफॉर्मेशन लीजिए और बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत।